ठीक है। तो हम लोग रोटेशन देख रहे थे यहाँ पे। तो इसी बॉडी को जब हम रोटेट करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हाइट भी चेंज होगा और हाइट के साथ साथ सबका मास का हाइट भी। तो सब हम लोग क्या करेंगे, टुकड़ा टुकड़ा में इसको बांट देंगे, ठीक है। इसको टुकड़ा टुकड़ा में बांट देंगे, ठीक है। बांट दिए टुकड़ा टुकड़ा में। इसका सबका हाइट अलग अलग होगा। मतलब मान लो ये अगर यहाँ पे m1 है तो यहाँ पे h1 होगा। मान लो यहाँ पे m2 है तो इसका h2 होगा। मतलब इसी तरह बहुत सारा मास और बहुत सारा हाइट होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है। तो अगर एक m1 मास की बात करें तो g इंटू h1 कुछ होगा हाइट उसका। यहाँ से मान लो इसका है तो इसका h1, मान लो m2 यहाँ पे है तो m2 का h2, इस तरह मैंने बताया था। और इसको प्लस करते जाएंगे, m2 gh2 m3 gh3 और प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। और जब इसको हम पूरा प्लस कर देंगे तो हमारे पास पूरा बॉडी का क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ नोटिस करने लायक है इस तरह का कि आपको कुछ दिखते आ रहा होगा, ठीक है। कुछ दिखते आ रहा होगा, जैसे कि जी को हमने बाहर निकाल लिया यहाँ पे, तो m1h1 प्लस m2h2 इसी तरह डॉट 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 करते चलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको दिखता आ रहा होगा। तो कुछ मैंने हम लोग सेंटर ऑफ जब मास पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से आप लोग रिकॉल करिए क्या होता है। तो वहाँ पे यही होता है m1h1 इंटू m2h2 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह कुछ सेंटर ऑफ मास का भी कुछ दिखता ऐसा फॉर्मूला होता, पूरा सेम नहीं है लेकिन कुछ हद तक ये दिख रहा। मतलब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, न्यूमरेटर का जो पार्ट है इसका, वो सेम है, देखो, है ना। तो अगर हम इसको चाहेंगे कि कुछ सेंटर ऑफ मास से बनाना चाहेंगे अगर हम इसको, तो बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसको सेंटर ऑफ मास की तरह से बनाना चाहे तो बना सकते हैं। कैसे कि हम इसको क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ मास बनाने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे इस चीज़ से, तो सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। ये देखो कर दिए डिवाइड। और जब हम डिवाइड किए इसको तो ऊपर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा m1 m2 से, प्लस m2 प्लस m3। और ये जो है m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या जो है, मास ऑफ सिस्टम पूरा, ठीक है। और ये चीज़ क्या बन जाएगा हमारा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जो हाइट है सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, h ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू और यहाँ पे m। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है। ये डायरेक्ट नहीं करना, ऐसे कि नहीं कि भाई इस सोच से नहीं करना है कि भाई सेंटर ऑफ मास को पकड़ लेते हैं, इसका जो हाइट होगा, सेंटर ऑफ मास का जो हाइट होगा वही इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कर देंगे उसको। नहीं, हम पूरा डराइव किए, हम एक रिजल्ट तक आए तब पहुँचे, अच्छा मतलब इस चीज़ को हम सेंटर ऑफ मास से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ क्यों हो रहा है। डायरेक्ट नहीं कि भाई एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास पकड़ ले रहा है, नहीं। जैसे आप अभी काइनेटिक एनर्जी के केस में देखोगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे हम अलग केस बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के हम लोग मामला में ये चीज़ समझ गए कि अगर हम सेंटर ऑफ मास का भी हाइट पकड़ कर देते हैं तो सेम ही रिजल्ट आता है। मतलब सेंटर ऑफ मास का आप हाइट पकड़ लो और mgh कर दो, जो h होना चाहिए वो सेंटर ऑफ मास का तक और उसका रेफरेंस लाइन का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसका पोटेंशियल एनर्जी आराम से आ सकता है ऐसे, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं वो देखो अब, ठीक है। अब वो देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलो, काइनेटिक एनर्जी के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, हम लोग इसमें ये कैलकुलेट किए कि यूज़ ऑफ सेंटर ऑफ मास इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ वैलिड। मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बॉडी का इन रोटेशन, ठीक है, रोटेशन में अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो तो सेंटर ऑफ मास के मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं, ठीक है। उस सेम केस काइनेटिक एनर्जी का भी हम देखते हैं, ठीक है। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी केस में कुछ इस तरह को एक चप्पल बनाना है, चप्पल को एक हैंग कर देना भाई, चप्पल बनाना है, चप्पल बनाना है, उसको ओमेगा से घुमा दो और इसको काट दो मास में, क्योंकि एक बॉडी का मास, ये पूरा बॉडी यूनिफॉर्म है,
ठीक है, ये चीज़ रेफरेंस लाइन, ठीक है। और अगर एक मास पकड़ते हो, यहाँ पे एक मास पकड़ते हो, यहाँ पे एक मास पकड़ते हो, तो सबका क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, वेलोसिटी। मान लो ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, तो क्या होगा, ऐसे एक रिलेशन तुम लोग पढ़े होगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस सब का वेलोसिटी अलग अलग होगा ना, इसका v1 होगा, मान लो इसका v2 होगा, v3 अलग होगा, ठीक है। ओमेगा पूरा बॉडी का सेम होगा, पूरा बॉडी में हर एक पॉइंट का ओमेगा सेम होगा, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है जो आप निकालते हो जब एक बॉडी रोटेट करता है, तो उसमें क्या होता है इस केस में, अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली रोटेट करने का मतलब कि नॉन यूनिफॉर्मली है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसा टाइप का, ठीक है, ऐसा टाइप का कर रहा है, तो यहाँ पे इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये सब आप लोग पढ़े होंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन सब अलग अलग होता है, और उसका रिजल्टेंट निकालते तो वो भी अलग आता है, तो मतलब हर एक पॉइंट का यहाँ पे अलग अलग होगा वेलोसिटी, ठीक है। हर एक पॉइंट का वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m पकड़े आप, m1, m2, m3, m1, इसका मान लो v1 का स्क्वायर, m2 v2 का स्क्वायर, मतलब इसका वेलोसिटी अलग अलग है, देख लो, ठीक है, वेलोसिटी अलग अलग होगा, ये मैंने बताया, 1/2 m3 v3 का स्क्वायर करते करते पूरा, तो दिस गिव्स सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पूरा सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी आपको दे देगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये रिलेशन को अब यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, दिख रहा m1, अब v1 की जगह r1, कुछ डिस्टेंस होगा इसका मान लो r1 होगा, इसका मान लो r2 होगा, इसका मान लो r3 होगा, तो यहाँ पे r1 का स्क्वायर, r1 ओमेगा का स्क्वायर 1/2 m2 r2 ओमेगा प्लस ऐसे करते करते पूरा होगा, ठीक है। अब कॉमन क्या क्या निकाल सकते हो, 1/2 ओमेगा बाहर निकल जाएगा, अब n1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 का स्क्वायर, इस तरह करते करते ये जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करना है कि ये क्या आ रहा है भाई, ये क्या चीज़ है, ये तो कॉमन निकल गया हमारा ओमेगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या चीज़ आ गई, तो ये जो आया इसको हम लोग नाम दे दिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही चीज़ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही चीज़ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं उसको आई से डिनोट करते हैं, हम लोग इसको आई से डिनोट करते हैं, यही चीज़ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग इसको लिख देते हैं 1/2 आई, से यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे m3 r3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक, ओमेगा स्क्वायर और आई, ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। देखो ये कहीं से भी सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और सेंटर ऑफ मास से हम नहीं बोल सकते कि सेंटर ऑफ मास का ले लो और उसका ओमेगा निकाल दो, वेलोसिटी निकाल दो और इसमें पुट कर दोगे तो आ जाएगा, लेकिन ये टोटली डिफरेंट आया, और देख सकते हो कितना डिफरेंट आया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे, ये चीज़ जो आया, तो साइंटिस्ट लोग बोले कि इसका नाम हम लोग लग देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चीज़ को, और ये चीज़ बहुत चीज़ में काम आएगा, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी के केस में तो आपका सेंटर ऑफ मास से ही काम चल जा रहा था, तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा, सेंटर ऑफ मास पकड़ो और आ गया। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के केस में यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे एक नया टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मोशन। अब तो जब रोटेशन होगा तो भाई क्या होगा, वो तो मोशन में रहेगा, तो मोशन में जब रहेगा, जब ये पार्टिकल मोशंस में रहेगा, तो क्या होगा कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रोल ज़्यादा प्ले करेगा, तो वहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करना जरूरी था जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं बात जो यहाँ पे भी कंक्लूड की थी कि यूज़ ऑफ COM इन पोटेंशियल इज वैलिड, तो यहाँ पे कर सकते हैं यूज़ ऑफ COM इन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट वैलिड, ठीक है। ये स्टार मार्क चीज़ है, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है।
तो भाई चलते हैं आगे, हम लोग चलते हैं आगे और फिर हम लोग सीखते हैं अभी कि भाई इसको और फील करते हैं, और फील करने की कोशिश करते हैं, और समझते हैं कि भाई क्यों सेंटर ऑफ मास से क्या होता है क्या नहीं होता, और फील करते हैं इसको। चलो और फील करते हैं। चलो भाई एग्जांपल लेते हैं। एक बॉडी को ऐसे करके, बॉडी एक ऐसा बॉडी, ऐसा बॉडी और ऐसा दिख रहा है, ऐसा टाइप का बॉडी। ये सब 1-1 डिस्टेंस पे 1 1 1, और यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है वो है 10। ठीक है, तो हम लोग इसका मोमेंट ऑफ फाइंड, क्वेश्चन है मेरा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या करना है? फाइंड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो फाइंड हम लोग करेंगे तो हम लोग को क्या कंक्लूड करना, हम तुमको क्या समझा रहे हैं कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या सेंटर ऑफ मास पे डिपेंडेंट है कि नहीं। तो हम लोग जो फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो दो तरीक़े से करेंगे। पहला यूज़ ऑफ सेंटर ऑफ मास और यूज़ ऑफ सिंपल, मतलब नॉट यूज़ ऑफ, से नॉट यूज़ ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहला यूज़ करेंगे, दूसरा में यूज़ नहीं करेंगे सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अभी हम लोग देख के आए, अभी ताज़ा देख के आए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर। ऐसे करते करते था मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा। तो ये जनरलाइज अगर इसको करें तो इस टाइप का जनरलाइज कर सकते हैं। ये दिस इज फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग वहाँ से ड्राइव किए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे। अब ये बॉडी है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। और ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे तीन डब्बा बड़ा 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हम इसको यूज़ ऑफ सेंटर ऑफ मास करते हैं, यूज़ ऑफ COM। यूज़ ऑफ COM से करेंगे तो भाई सिर्फ इसका मास लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का हम सेंटर ऑफ मास लेंगे। ठीक है, तब क्या आएगा विथ हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो विथ हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास में अगर लेंगे तो सीधे क्या आ जाएगा फॉर्मूला 1/2। ठीक है, m। अब जब r हमको डालना होगा तो r क्या डालेंगे भाई, r हम सीधा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास अगर लेते हैं, अगर ये 1 है तो यहाँ पे डाल देंगे 11 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 1 यहाँ पे बड़ा, मतलब मान लो कि ये उतना, मतलब अप्रॉक्स में मान लो। ठीक है, यहाँ तक हम लोग मान रहे हैं कि इसका डिस्टेंस जो है यहाँ तक से यहाँ तक कितना होगा 11। तो 11 आ गया। ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये इसका वैल्यू हो गया 121 m। ठीक है, यूज़ ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब विदाउट यूज़ ऑफ सेंटर ऑफ मास, विदाउट यूज़ ऑफ सेंटर ऑफ मास, चलो इसको देखते हैं क्या होगा। अब ये चीज़ विदाउट यूज़ कैसे होगा, m1 I इज इक्वल टू m। m ये वाला सब mm मास का है। ठीक है, सब पहले बताता हूँ, सब mm मास का है। ठीक है, m इंटू r। अब इसके लिए r कितना है 10। ठीक है, इसके लिए r कितना है 11, इसके लिए r कितना है 12। तो इस केस में सबका अलग अलग आएगा। बात आ रहा है समझ में। तो ये जो वैल्यू हुई डिफरेंट आएगा, ये कुछ आएगा 300 के करीब। देख लो m को बाहर निकाल लो तो ये 100 प्लस 121 प्लस 144, तो ये कुछ अलग आएगा, इससे तो अलग ही आएगा। तो आप देख सकते हो कि यूज़ ऑफ सेंटर ऑफ मास और विदाउट यूज़ ऑफ सेंटर ऑफ मास में कितना डिफरेंस आ रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने के लिए सेंटर ऑफ मास का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जिसका फार्मूला है ये, दिस इज़ राइट, दिस इज़ राइट, दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है, तो हम लोग और इंट्रोडक्शन करते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए बारे में और जानते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में और जानेंगे क्या कि सेंटर ऑफ मास जो होता है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, सेंटर ऑफ मास नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास ऐसा हो जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में और समझते हैं क्या है भाई, और चीज़ देखते हैं। दिख रहा है आप लोगों को ना। ठीक है, चलो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो सबसे पहला चीज़ देखना है कि भाई ये फॉर्मूला आपका, इसको और रट लो भाई,
रट लो रट लो, बार बार लिखोगे याद हो जाएगा यार, रटने का क्या ज़रूरत है, और रटने का कोई चीज़ नहीं ज़रूरत है, फिजिक्स रटी नहीं जाती है कभी भी, ठीक है। दिस इज़, या इसको आप बोल सकते हो इंटीग्रल DM/r का स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला, मतलब इसको इंटीग्रेशन नहीं बोलते ना भाई, प्लस कर दो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, पढ़े होगे आप लोग। तो इंटीग्रल ऑफ DM/r का स्क्वायर। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा फील करते हैं, चलो फील करते हैं, क्या करते हैं, फील करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो फील क्या कैसे करेंगे, तो जैसे ट्रांसलेशन मोशन में हम लोग देखते हैं मास, उसी तरह ट्रांसलेशन मोशन में जैसे देखते हैं, ट्रांसलेशन मोशन में जैसे देखते हैं मास, तो रोटेशन में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। जैसे अब एग्जांपल देते हैं थोड़ा सा, जैसे कि मास ज़्यादा होता है तो उसको, जैसे कि एक बॉडी, इसका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसका मास बहुत ज़्यादा है तो इसको फोर्स ज़्यादा लगेगा घसकाने में इसको, ठीक है। उसी प्रकार, लेकिन देखो 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 एक चीज़ बताते हैं कि अगर ये एक कुछ मतलब मान लो इंक्लाइंड ही है यार, ऐसे बन गया तो इंक्लाइंड ही ठीक है, कुछ इंक्लाइंड ही है। इसी तरह अगर इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसका मास बहुत ही ज़्यादा है, मतलब वेरी वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, तो इसको ढकेलने में और मेहनत लगेगा, और प्लस तो ये देखो, ठीक है, ये तो इंक्लाइन में तो और भी ज़्यादा मेहनत लगेगा। ऐसे मैंने बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे इससे बेसिस समझो, बेसिक समझो कि अगर कोई मास है, ठीक है, अगर ट्रांसलेशन मोशन में कोई मास बहुत ज़्यादा होता है तो उसको फोर्स, मतलब अरे यार सिंपल देखो ना, मास इज इक्वल टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन एक बार फोर्स लग गया तो उसको रोकना मुश्किल है, ठीक है, जानते हो नहीं ये बात, एक बार अगर फोर्स लग गया तो उसको रोकना मुश्किल है। जैसे तुम लोग देखते हो कभी कभी कि पहाड़ है, कोई पहाड़ है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा मास है, बहुत बड़ा मास, और इसको आके कोई यहाँ पे ढकेल दिया ऐसे करके, इसको कोई आया ढकेल दिया, तो बहुत फोर्स लगेगा इसको ढकेलने में, यहाँ पे कुछ होगा मतलब बड़ा बड़ा, जिससे वो नहीं आगे बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, वेरी एक्सक्लूसिव फोर्स। अगर एक बार ये चलने लगा तो यहाँ से तो नीचे उतरेगा और उतरेगा, लेकिन वो पूरा ज़मीन में भी अगर चलेगा तो रुकेगा नहीं, क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वही एक आप सॉकर का बॉल लोगे, अगर उसको आप कर दिए तो यहाँ यहाँ ये इसके नीचे तो उतर जाएगा, लेकिन वो ज़मीन में आते आते उसका पकड़ ढीला हो जाएगा और वो ये हो जाएगा। तो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसी तरह का रोटेशन में अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, मान लो ये बॉडी है, ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो जब ये रोटेट कर रहा है, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो इसको चलाना, मतलब रोटेट करना मुश्किल है, लेकिन एक बार वो रोटेट हो गया तो उसको रोकना मुश्किल है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं। इसी तरह मैं फील करा रहा था, ये सारा चीज़ जो मैं करा रहा था, ये सारा चीज़ फील था, ये बस फील करा रहा था, फील, ठीक है, फील का स्पेलिंग FELL, ठीक है, फील करा रहा था, बस एक फील करा रहा था तुम लोग को फिजिक्स से थोड़ा सा, ठीक है, बस ये एक फील था। अब मेन टॉपिक तो अब शुरू होगा आप लोग का, ठीक है, मेन टॉपिक तो अब शुरू होगा। मेन टॉपिक में क्या है अभी, अब आपको बोला जाएगा कि एक रॉड का, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हम लोग के सिलेबस में लिमिटेड है, हम लोग को सिलेबस में जैसे 11-12 में पढ़ना है हम लोग को, वो है कि भाई रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जैसे मास हर बॉडी का होता है, तो उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। कुछ कुछ कोई बॉडी को आप किस तरह घुमाओगे तो उस पर डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका किस एक्सिस पे घुमाओगे उस पर भी डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। किस बॉडी को घुमा रहे हो, मतलब अगर आप बॉल को घुमा रहे हो, डंडा को घुमा रहे हो, कुछ भी घुमा रहे हो, उस पर भी डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हर एक बॉडी का हम लोग निकालते हैं, मतलब एक प्रोसेस होता है निकालने का, इसको बोलते हैं, आप लोग पढ़े होगे इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है, उसे हम लोग निकालते हैं, छोटे छोटे पीस में बांटते हैं, मतलब एक पूरा बॉडी का आप नहीं निकाल सकते तो उसको छोटे छोटे पीस में बांट देते हैं, और हर एक पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, मतलब एक dx एलिमेंट्स में बांटते हैं, और उसको एलिमेंट्स का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और उसको सबको ऐड अप कर देते हैं, जिसको बोलते हैं ये वाला फार्मूला जो है ना, ये वाला फार्मूला वही सब काम आएगा निकालने में, ठीक है। तो बहुत ही लिमिटेड है हम लोग के सिलेबस में, लेकिन अच्छा है, मज़ा आएगा, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। पहले हम लोग रॉड का निकालेंगे, फिर धीरे धीरे रिंग उंग जो भी है, बॉल जो भी, सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और धीरे धीरे सभी का निकाल लेंगे। और हम लोग जो एग्ज़ाम में आता है वो भी हम लोग देख लेंगे कैसा कैसा टाइप का आता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक। अब शुरू हो रहा है, असली शुरू हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी। तो अभी तक हम लोग रिकैप कर रहे थे, क्या पढ़े, तो हम लोग पढ़े पोटेंशियल एनर्जी भाई,
कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था। हम एनर्जी ऑफ रोटेशन पढ़े थे, एनर्जी ऑफ रोटेशन में पोटेंशियल था, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या देखा हमने ये चप्पल लिया, चप्पल को पूरा पोटेंशियल निकाल सकता था, तो छोटे छोटे पार्ट में बांट लिया और सबको एडअप कर दिया, तो उससे क्या होगा कि छोटे छोटे पार्ट का एनर्जी निकाला, एनर्जी का सबको एडअप कर दिया, तो देखा कि थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास की तरह लग रहा था, तो सेंटर ऑफ मास से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, सॉरी मास से, सिस्टम ऑफ मास से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, उससे क्या आ गया, हमको ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये देख लेना आप लोग। उसके बाद से उसका काइनेटिक एनर्जी देखा। उसके बाद हमने देखा ये डिफरेंस किस में यूज़ कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास किस में यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फील लिए। ठीक है, ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे।